नमस्कार दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि अभी रिलायंस जियो यानी कि जियो प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज उसी की एक कंपनी है, मुकेश अंबानी जो कि उसके चेयरमैन हैं। तो जियो प्लेटफॉर्म अपना आईपीओ लाने वाला है जिसके लिए डीआरएचपी सेबी को सबमिट कर दिया गया है। अब इस डीआरएचपी के हिसाब से FY26 में जियो का सब्सक्राइबर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी ग्रोथ हुई है। ये फाइलिंग ऐसे समय में हुई है जब भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम और डिजिटल सर्विस फर्म अपनी लंबे समय से इंतजार की जा रही पब्लिक लिस्टिंग की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, डीआरएचपी 19 जून को सबमिट किया गया है जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 49th एनुअल जनरल मीटिंग था। आपको मैं इस डीआरएचपी से 5 चीज़ें निकाल करके लेके आया हूं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो आपको आईपीओ से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से और एक एक करके 5 पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म की रेवेन्यू का क्या कंडीशन चल रहा है। FY26 में ऑपरेशन से रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 14.6% बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि FY25 में यह 1.28 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 2 सालों में सब्सक्राइबर ग्रोथ, ज़्यादा ARPU और डिजिटल सर्विसेज में बढ़ोतरी की वजह से रेवेन्यू में 34% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही। FY26 में EBITDA बढ़कर के 76,255 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 64,170 करोड़ रुपए था, जबकि EBITDA मार्जिन जो है वो सुधर करके 51.9% हो गया है। FY26 में टैक्स के बाद प्रॉफिट बढ़ करके, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ करके 30,049 करोड़ रुपए हो गया, जो पहली बार 30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जबकि FY25 में यह 26,109 करोड़ रुपए था। जियो प्लेटफॉर्म का पैट मार्जिन सुधरकर 20.5% हो गया, जो पिछले 3 सालों में लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि हमने 2016 में लॉन्च होने के बाद सिर्फ 10 साल में यह मुकाम हासिल किया है और इस समय में रेवेन्यू के मामले में भारत में सबसे बड़ा बिजनेस बनाया है। फिस्कल 2024 और फिस्कल 2026 के बीच हमारे ऑपरेशन से रेवेन्यू और EBITDA में क्रमशः 15.79% और 17.79% की CAGR से बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, मतलब कि जारी करने की आय। दोस्तों, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, यानी कि डीआरएचपी के मुताबिक, कंपनी अपने आईपीओ से मिलने वाले करीब 27,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपनी कर्ज चुकाने में करने वाली है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने करीब 27 करोड़ फ्रेश शेयर इशू लाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इशू के साइज की जानकारी अभी नहीं दी गई है। ये जो सारे 27,000 करोड़, कहीं पे 32,000 करोड़, कहीं पे 37,000 करोड़ की जो बातें चल रही हैं वो केवल मीडिया रिपोर्ट्स की हैं। ऑफिशियल अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं जिसमें ये दावा किया जा सके कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ है वो इतने करोड़ का होने वाला है। तो हम अपने तीसरे बात पे अभी बात करेंगे दोस्तों, कर्ज। डीआरएचपी के अनुसार मार्च 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म का नेट कर्ज 27,579 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च 2025 में यह 45,273 करोड़ रुपए और मार्च 2024 में 48,480 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हुई है। FY26 में नेट लेवरेज घट करके सिर्फ 3.6 गुना रह गया, जो FY25 में 0.71 गुना और FY24 में 0.88 गुना था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कस्टमर बेस की। अपनी आईपीओ फाइलिंग के अनुसार जियो का कस्टमर बेस FY26 के आखिर में 524.4 मिलियन यूजर्स तक बढ़ गया, जो एक साल पहले 488.2 मिलियन था। कंपनी ने साल के दौरान 36.2 मिलियन नेट सब्सक्राइब जोड़े हैं, जो FY25 में दर्ज 6.4 मिलियन की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ कस्टमर का खर्च भी बढ़ा है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU बढ़कर के 214 रुपये प्रति महीना हो गया, जो FY25 के 206.2 रुपये और FY24 के 181.7 रुपये से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 5वें और अपने आखिरी टॉपिक पे, आउटलुक। दोस्तों, आगे चलकर जियो को उम्मीद है कि समय के साथ डिजिटल सर्विसेज पर कस्टमर ज़्यादा खर्च करेंगे, ब्रॉडबैंड और दूसरी डिजिटल सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले घरों की संख्या बढ़ेगी और भारतीय कंपनी में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सर्विसेज को बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा।
ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में यानी कि DRHP में एक्सेस के अलावा हम इंटीग्रेटेड डिजिटल एक्सपीरियंस और बेहतर नेटवर्क परफॉर्मेंस के जरिए अलग पहचान बनाना जारी रखना चाहते हैं। हम अपने कस्टमर्स को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहते हैं, ऐसा जियो प्लेटफॉर्म का कहना है। इसके अलावा टैरिफ में बढ़ोतरी के साथ ARPU बढ़ करके कमाई को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी के ARPU में ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है, जो कई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स प्रेरित है। पहला कि समय समय पर टैरिफ को सही करना, जो बेहतर वैल्यू प्रोपोजिशन को दिखाता है। दूसरा ये कि ज़्यादा वैल्यू वाले बंडल प्लान को अपनाना बढ़ रहा है। और तीसरा, भारत की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी वगैरह। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 49th यानी कि 49वीं सालाना आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग IPO के बाद जियो ने आज मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास अपना प्रोस्पेक्ट फाइल कर दिया है। यानी कि 19 तारीख को ये जो DRHP है वो SEBI के पास फाइल किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स अपने प्रस्तावित IPO से मिलने वाले लगभग 27,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी की कर्ज चुकाने में जो है वो योजना बना रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने लगभग 27 करोड़ शेयरों का फ्रेश इशू पेश किया है। हालांकि इशू के साइज़ की जानकारी अभी नहीं दी गई, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। बाकी दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है जियो के IPO के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।